students, how are you all? I hope everyone is fine, right? Okay, so today we are going to start the chapter 3. The name of the chapter is Nationalism in India. Nationalism in India. इसका मतलब ये हुआ कि भारत में राष्ट्रवाद के बारे में हम जान रहे हैं. ओके, नेशनलिज्म मीन्स ए फीलिंग ऑफ प्राइड एंड बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स वन नेशन. तो नेशनलिज्म का मतलब ये है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम एक नेशन, हम एक राष्ट्र में एक है सब, उसे हम कहते हैं नेशनलिज्म. ओके, इट इज़ ऑल्सो ए विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग वन हैज़ फॉर द नेशन इफ द नीड अराइजेस. अगर हम ये कह सकते हैं कि हम नेशनल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर हमें कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं. The factor responsible for the rise of nationalism in India developed notably after the revolt of 1857 CE. तो जो फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, ये राइज ऑफ नेशनलिज्म के लिए, वो कब आए थे तो कि 1857 CE. द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म ओरिजिनेटेड इन यूरोप. तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ तो कि वो यूरोप से हुआ. ओके, तो वेरियस फैक्टर्स सच हैज रीजन्स, रिफॉर्मेशंस. रीजन मीन्स नवजात, ठीक है, और रिफॉर्मेशन मीन्स धर्म साधारण. ओके, न्यू नया. तो द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी एक्सेट्रा प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोपगेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. तो यहाँ पर जो वेरियस फैक्टर्स थे, रिजनेंस, रिफॉर्मेशंस, और तो ये अमेरिकन का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, और यूनिफिकेशन मीन्स यूनिकरण एक का, ये सब जो थे इम्पोर्टेंट परिलोको, ठीक है, ये प्रोपगेशन मीन्स परिलोको, ये जो थे नेशनलिज्म इन यूरोप. द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हेल्प्ड इंडियंस टू गैदर द नॉलेज ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड चेंज देयर पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक व्यूज. तो ब्रिटिश रूल के जो थे इंडिया में, वो इंडियन को हेल्प कर रहे थे क्या करने के लिए, उनकी जो ज्ञान है उसे इकट्ठा करने के लिए, और जो भी चीज़ें हो रही थी अपने आजू बाजू में उसके बारे में, और चेंज करना चाहते थे राजकीय, सामाजिक और धार्मिक. ओके, वेरियस फैक्टर्स fostering the modern nationalism arose in India. The educated and the intellectuals felt the need of self-rule in our country, and this for gradually spread far and wide in the nations. तो एजुकेटेड मीन्स यहाँ जो पढ़े लिखे थे वो और बहुत ही बुद्धिशाली थे, वो लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग कंट्री में जो है हम लोग का सेल्फ रूल हम खुद से रूल करें, ना ही ब्रिटिशर्स के कहने पर, और ये जो है वो नेशन राष्ट्र में फैलता ही गया. इट वॉज फॉलोड बाय द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी. तो वी विल स्टडी वेरियस फैक्टर दैट लीड्स टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म. ये सब जो फैक्टर्स है, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. तो पॉलिटिकल रीजंस क्या है इसके, तो मैंने बताया था पॉलिटिकल मीन्स राजनीति के. ओके, बिफोर द ब्रिटिश रूल के पहले अवर कंट्री लैक्ड पॉलिटिकल यूनिटी. तो लैक्ड मीन्स नहीं था हम लोग के पास, वो अभाव था. तो कि इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू बिग एंड स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली मीन्स रजवाड़ी स्टेट्स. ओके, तो इंडिया जो है वो डिवाइड हो गया था, छोटा और बड़ा. द ब्रिटिशर्स डिफीटेड मेनी किंग्स एंड एस्टेब्लिश्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल ऑल ओवर इंडिया. तो ये ब्रिटिशर्स थे और वो लोगों ने बहुत सारे राजाओं को हरवाया, ठीक है, उनका मुकाबला किया, ऐसे वैसे करके वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने इंडिया पर रूल करने लगे. अंडर द डोमिनियंस ऑफ द ब्रिटिशर्स ए यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड. अंडर द डोमिनियंस मीन्स पावर जो था ब्रिटिशर्स के पास, तो उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इम्प्लीमेंट मीन्स किया, मीन्स उसमें रजूआत की. हाउएवर द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रिटिश वुड नॉट कंडक्टिव मीन्स सहारा नहीं था उनके पास, ठीक है, एक्सपीरियंस का. बिसाइड्स देयर वर मेनी अदर रीजंस दैट लेड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. तो ऐसे बहुत कारण थे जो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध में. द ग्रेजुअली दिस प्रोटेस्ट बिकेम मोर प्रोमिनिएंट एंड वाइड स्प्रेड. तो ये जो विरुद्ध था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया और ये पूरे जगह फैलाते गया. और इकोनॉमिक रीजंस, इंडिया वॉज फाइनेंशियली रूइंड ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स.
तो इंडियन के पास इकोनॉमिक मीन्स हम लोग के पास जो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, वो बहुत ही पुअर थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो हम लोग के पास से बहुत सारा टैक्स ऐसे ही ले लेते थे. द ब्रिटिशर्स टुक द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड देन द फिनिश्ड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वर सोल्ड इन द इंडियन मार्केट. तो ब्रिटिशर्स जो थे वो कच्चा माल इंडिया से लेते थे, फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड तक, और फिर उसे फिनिश्ड मीन्स एक अच्छा सा कच्चा माल लेकर उसे कुछ बना के चीज़ें उसे इंडियन के मार्केट में ही भेजते थे. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोग हैं वो लोग अपने पास से ही माल लेकर वही माल को दुगना करके हमारे यहाँ ही बेचते थे. द ड्यूटी ऑन द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स imported in India from England was negligible, whereas heavy taxes were levied on the commodity manufactured in India. As a result, the Indian goods became more expensive than the imported goods. तो फिर ये लोग जो देखा जाए तो यहाँ जो हैवी टैक्सेस थे वो लीव्ड ऑन द कमोडिटीज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. तो एज ए रिजल्ट देखा जाए तो ये इंडियन गुड्स जो थे वो बहुत ही महंगे हो गए देन द इम्पोर्टेड गुड्स, मतलब वहाँ यहाँ से जो भेज रहे थे उससे ज़्यादा ही हो गए. इन दिस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन द हैंडीक्राफ्ट एंड द कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ द इंडियन कुड नॉट सस्टेन इटसेल्फ. तो इसे ऐसे देखा जाए तो ये हम लोग का थ्रोट जो मतलब कि गला जो काट दिया गया, मतलब कि हम लोग में जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे और कॉटन के जो इंडस्ट्रीज थे वो इंडिया में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सके. मैनी आर्टिशियंस बिकेम अनएम्प्लॉयड. तो बहुत सारे लोग जो है वो अपने अनएम्प्लॉयड मीन्स नौकरी से चले हाथ धोना पड़ा. सून द इंडियंस रियलाइज्ड दैट इट वाज द ब्रिटिश पॉलिसीज हु प्रोपस इंग्लैंड एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो फिर बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये ब्रिटिश की पॉलिसी जो है वही इंडिया में चल रही है एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इंडियन के जो यहाँ से जो माल वो लोग खरीद रहे हैं वही भाव से वहाँ इंग्लैंड को दे रहे हैं, उतना ही दे रहे हैं, लेकिन जब उसे बेचने के लिए फिर इंग्लैंड से इंडिया ला रहे हैं तो उसे दुगना भाव देना पड़ रहा है. दिस फोस्टर्ड द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर उनका राष्ट्रवाद जो था वो उसके अंदर जागने लगा हम लोग के यहाँ. द ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस, द रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, लैंड एंड वाटरवेज एक्सेट्रा वे डेवलप्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश फॉर द मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस. तो रेलवे और ट्रैफिक और ये टेलीग्राफ जो होता है, पोस्ट, लैंड, वाटरवेज, ये सब जो है वो इंडिया में हुए. किसने बनाए? ब्रिटिशर्स ने बनाए. क्यों बनाए? तो कि फॉर द मिलिट्री के लिए, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल रीजंस. हाउएवर इट टर्न्ड आउट टू बी ए बून इन द डिसयूज फॉर द इंडियंस. बून मीन्स एक वरदान हो गया. जो ये ब्रिटिशर्स ने रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, लैंड बनाए वो हम लोग के लिए क्या बन गया? एक बून, वरदान बन गया. पीपल केम क्लोजर टू वन अनदर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस फैसिलिटीज. तो लोग जो है एक दूसरे के करीब आ गए. क्यों? ये फैसिलिटीज होने से. जैसे टेलीफोन होता है, टेलीफोन से हम बात कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो हमें वहाँ तक जाना पड़ता है, तो ये संभव नहीं था. लेकिन ये ब्रिटिशर्स ने जो इतने सारे बनाए वो हम लोग के लिए एक वरदान हो गया और एक दूसरे से हम ज़्यादा मिलने लगे. मोबिलिटी ऑफ द इंटेलेक्चुअल आर्टिसंस एंड ब्रिटिशर्स क्लास इंक्रीज एंड स्टार्टेड एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड ओपिनियंस. फिर इस तरह जैसे फ़ोन की शुरुआत हुई तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट और बिजनेसमैन एक दूसरे फ़ोन पर बातचीत करने लगे और अपने गुड्स जो थे वो एक्सचेंज करने लगे, अपने विचार और अपने सलाहें जो है वो सब कुछ ये लोग इस पर देखने लगे. उसके बाद डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ द caste community and regions became lesser due to the increased communications and the mass transportations. The national leaders could communicate their thoughts and plans to the large number of people. Leadership was built at a national level instead of regional level. This gave a notable contribution in the achievement of Swaraj. तो ऐसे ही जब जो नात होती थी, कैस्ट पर भी ये लोग कभी कभी कहते थे कि ये कैस्ट के है, ये सब कुछ जो है वो कम होते गया. क्यों कम होते गया? क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन, जो बातचीत थी वो बढ़ने लगी और ट्रांसपोर्टेशन होने लगा. तो नेशनल लीडर्स जो थे वो प्लान बनाने लगे और ये जो लीडरशिप इनके बीच में बन गई थी, ठीक है, वो नेशनल लेवल पर थी ना कि रीजनल लेवल पर थी. ओके, तो ये हम लोग का एक कंट्रीब्यूशन हुआ अचीवमेंट ऑफ स्वराज. स्वराज मीन्स यूनिटी. ओके, तो लिटरेचर एंड एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज पेव्ड वे फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. तो एजुकेशन जो इंग्लिश, हम लोग का जो एजुकेशन जो इंग्लिश में था वो चलने लगा और ये भी एक फैक्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म का. दो डोर्स ऑफ द वेस्टर्न इंडियंस ऑफ नेशनलिज्म ओपन ड्यू टू इंग्लिश एजुकेशन.
तो वेस्टर्न के जो आइडियाज़ थे वेस्टर्न के, ठीक है, उनके दरवाजे भी हम लोग के लिए खुल गए। किसके लिए? तो कि इंग्लिश एजुकेशन के लिए। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर इन द वर्ल्ड वॉज अवेलेबल इन इंग्लिश। तो बहुत सारा जो लिटरेचर, इतिहास था जो भी, वो किसमें हमें मिलने लगा? इंग्लिश में। द पीपल ऑफ आवर कंट्री लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड बिकेम फेमिलियर विद द रिसेंट ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड। दस वी वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रॉम द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पीपल डेवलप्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, recognized the power of unity and began dreaming about a bright future for the independent India. Various novels, acts, stories, poems, songs were written in the regional language. The written literature spread the message of national unity and devotions. तो ऐसे ही देखा जाए तो हम लोग की इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो बहुत ही फेमस हो गई और हम लोग बहुत सारे आइडियाज से इंस्पायर हो गए, जैसे डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रीडम, ठीक है, और फ्रेटर्निटी मीन्स भाई ब्रदरहुड मीन्स भाईचन, और ये जो अमेरिकन वॉर हुआ था हम लोग के लिए और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, इससे पीपल के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया और ये लोग पहचानने लगे कि हम लोग की जो यूनिटी है और सपने देखने लगे हम लोग के ब्राइट फ्यूचर के बारे में। और वहाँ पर इंडिपेंडेंट भी हो गया हम लोग का इंडिया। और बहुत सारे नॉवेल्स, एक्ट, स्टोरीज जो भी थे वो हम लोग के लैंग्वेजेस, जैसे कि रीजनल लैंग्वेज हिंदू, मुस्लिम ऐसे सब होते, उस लैंग्वेज में लिखने लगे। तो ये लिटरेचर जो है वो बहुत सारा स्प्रेड हुआ और हम लोग में एक यूनिटी जो थी वो बन गई। ओके, तो इसके बाद देखते हैं हम लोग न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर्स मेड ए विटल कंट्रीब्यूशन इन स्प्रेडिंग द नेशनल अवेयरनेस। द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम बंगाल, मुंबई, चेन्नई एंड अदर एरियाज क्रिटिसाइज्ड द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एंड इट अवेकेंड द नेशनलिज्म फीलिंग्स इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था कॉन्ट्रीब्यूशंस इस न्यूज़पेपर का फैलाने के लिए अपना नेशनल की और नेशनल के और हम लोग की जो होनी चाहिए भक्ति हम लोग के और हम लोग के देश के बारे में हम सोचते हैं, इसके सब के बारे में भी हम इस न्यूज़ से भी थोड़ा सा अवेयरनेस हो गए थे। और न्यूज़पेपर्स जो है वो कहाँ से पब्लिश होते थे? बंगाल, मुंबई, चेन्नई एंड अदर एरिया, वहाँ से होते थे। और यहाँ जो पॉलिसीज ब्रिटिशर्स की थी उनके द्वारा उनके लिए उनके अंदर जो हमें जागरूकता लानी था ये थी वो भी हम लोग इस न्यूज़पेपर्स के द्वारा मिली। और नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स थी वो पीपल्स ऑफ हार्ट्स में वो भी आ गई। और एक दूसरा जो था वो था मैग्निफिशेंट एंड रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो मैग्निफिशेंट और रिच हेरिटेज, जो बड़े बड़े लोग थे, हेरिटेज ऑफ इंडिया, और कोई आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कि, तो ये एंशियंट आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कुनिगामा एंड हिज असिस्टेंट एग्जीक्यूटेड मेनी साइट्स इन द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द इंदस वैली। तो एंशियंट सिविलाइजेशन इन द इंदस वैली, तो बहुत सारे ऐसे ही एंशियंट मीन्स पुराने ज़माने के जो भी होते थे वो हमें इंडस मीन्स हिंदूस वैली में देखने मिले। द डिस्कवर्ड मैनी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स डिपेक्टिंग द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट लाइक राय बहादुर, दयाराम शाही, माधव स्वरूप वाट्स एंड रखाईदास बनर्जी continued these excavations to unearth the remains for this majestic civilization. The scholars from the west in the collaboration with the Indian scholars tried to find a lot about the Indian culture and heritage. Ancient Indian books on the medical science, astronomy, diplomacy and spirituality were translated into English and became known to be a people of India and the world. A detailed research of the literacy and cultural heritage of India fostered the feelings of pride and nationalism. तो यहाँ ऐसे बहुत सारे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है जैसे कि बहादुर, दयाराम शाही और माधव स्वरूप वाट्स, ये सब इन्होंने बहुत सारे एक्सकैवेशंस मीन्स जैसे कि हम लोग कभी देखते हैं कि पत्थर पर ये लोग काट कर उनके पुराने ज़माने में राजमहल होते हैं उनके जैसे कि वहाँ जो यूज़ किए गए वेपन्स होते हैं वो सब कुछ एक मैजेस्टिक सिविलाइजेशन में बना। और जो भी स्कॉलर्स थे वेस्टर्न के वो भी इंडियन स्कॉलर्स से ट्राइड होकर उनके साथ इंडियन कल्चर के साथ उन्होंने देखा और हेरिटेज बनाया। और एंशियंट जो इंडियंस थे बुक्स, मेडिकल स्टोर, तो ऐसे हम लोग का हेरिटेज जो है उनका एक नाम बनने लगा। उसके बाद ये बहुत सारे एस्ट्रोफिजिक्स और डिप्लोमेसी और ये जो कुछ भी बुक्स थे वो ट्रांसलेट इंग्लिश में हो गए और पीपल ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड में ये ट्रांसलेट हो गए। और ये डिटेल रिसर्च था लिटरेसी एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया फोस्टर द फीलिंग्स ऑफ प्राइड एंड नेशनलिज्म।
Okay, so by the time Sir A.O. Hume returned as a British officer, he had realized that the British Empire was not as secure as it is appeared to be. तो जब रिटायर हुए थे, तब सर A.O. थे, वो रिटायर हो गए और उन्हें ये लगा कि हम लोग सिक्योर नहीं है, ये ब्रिटिश एम्पायर जो है वो सिक्योर नहीं है. He believed that if the dissatisfaction among the people of India was not taken care of, there was a chances of reoccurrence of the revolt similar to the one in 1857. In order to keep the general dissatisfaction at bay, he thought of establishing a political organization. तो उन्हें जब ये लगा कि अगर हम यहाँ रहेंगे, ठीक है, और डिससेटिस्फैक्शन मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा पीपल के लोगों में और इनका केयर नहीं लिया गया, तो ये फिर से रिवोल्ट मीन्स युद्ध हो सकता है जैसे 1857 में हुआ था. इसलिए उन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की. फिर ये विसर डिफेंस में उसका भी आइडिया सपोर्ट हुआ, वो भी सपोर्ट हुए. और एलन एक्टिवन हुम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो भी एस्टैब्लिश हुई दिसंबर 1885 में. और ये फर्स्ट सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था वो 28 दिसंबर में हुआ था और वो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में, मुंबई की जो थी वहाँ पर. और ये योमेश चंद्र बोस बनर्जी थे, वो थे प्रेसिडेंट थे. और वहाँ के 72 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो अलग अलग रीजन्स के थे और इंडिया में कॉन्फ्रेंस के अंदर. और जो मेन लीडर वहाँ का कॉन्फ्रेंस का वो था, वो दादा भाई नवरोजी गोपाल कृष्ण गोखले थे. और वहाँ ये फिरोज शाह मेहता और ये बदरुद्दीन तैयब जी और तेलंग किशन वंशा एक्सेट्रा ये सब थे. वो लोग नेशंस के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थे वो वहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे. ओके, तो आज हमने देखा फैक्टर्स जो राइज ऑफ नेशनलिज्म्स के थे. ठीक है, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म के जो फैक्टर्स है, मैग्निफिसेंट एंड रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर्स, लिटरेचर एंड एजुकेशंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इकोनॉमिक रीजंस और पॉलिटिकल रीजंस, ये सब थे राइज ऑफ, ये सब जो फैक्टर्स थे वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. तो यहाँ पर हम लोग का वीडियो जो है वो खत्म हो रहा है, बाकी का वीडियो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे.